नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारे वीडियो का विषय है वो है कि भारतीय वायुसेना में किस तरह से भर्ती होती है, क्या उसके तरीके हैं, क्या क्या हमको उसके लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए और किस किस ट्रेड के अंदर में हम जा सकते हैं। देखिए, हम सब इस सब्जेक्ट में शुरू करें उससे पहले क्या है कि कुछ लोगों को शौक़ होता है कि शौकिया तौर पर वो डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो इसके लिए कई सारे तरीके हैं जिनमें आप शौकिया तौर पर भी जा सकते हैं। जैसे कि पहला है टेरिटोरियल आर्मी। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आप 6 महीने नौकरी ड्यूटी पर रहते हैं, 6 महीने आप अपने घर पर रहते हैं, एक तरीका। इसमें क्या कि आदमी की वो जिज्ञासा पूरी हो जाती है कि डिफेंस सर्विसेज कैसे होती हैं या फ़ौज की नौकरी कैसे होती है। दूसरा अभी हमारी सरकार ने निकाला है अग्निवीर। अग्निवीर मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि 7 साल की नौकरी है इसके अंदर में, एंड इफ़ यू आर वर्किंग परफेक्टली देन यू मे गेट द एक्सटेंशन फॉर फर्दर सर्विस। और अगर आप नहीं करते या आपका दिल सोच कहता है कि भाई इतना ही बहुत है, तो ठीक है, आप उसके 7 साल के बाद वहाँ बाहर आ जाइए। आपको अच्छा खासा मोटा पैसा भी देगी गवर्नमेंट, और आप जितने पीरियड में आप वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी भी दे रही है। तो ये तो शौकिया तौर पर हो गया। लेकिन होता क्या है कि शुरू में हम चीज़ों को कुछ शौकिया तौर पर ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें हमारे खून में बस जाती है और हमें फिर उसके बाहर आना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि डिफेंस सर्विसेज के जो अपने तौर तरीके हैं वो सबसे भिन्न होते हैं। जो समाज के अंदर में जो चालाकी, जो झूठ, जो फरेब फैला हुआ है, जो बेईमानी फैली हुई है, ये सब कुछ आपको डिफेंस के अंदर नहीं मिलेगा। डिफेंस के अंदर में एक बिल्कुल पूरी तरीके से ईमानदार छवि के लोग रहते हैं। ना कोई बेईमानी होती है, ना कोई करप्शन होता है। और दूसरी बात, यूनिफॉर्म बोलती है, वर्दी बोलती है, बल्कि बोलती नहीं, बोलती बंद कर देती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। यूनिफॉर्म का अपना अलग टोरा होता है, उसका एक अपना अलग रेस्पेक्ट होता है। तो इसलिए हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, हर जगह पर पैसा या बाकी कुछ चीज़ें नहीं देखी जाती, कुछ देश के लिए प्यार भी होता है। चलिए बात करते हैं हम आज अपनी भारतीय वायुसेना की, कि भारतीय वायुसेना में किन किन कैटेगरीज में भर्ती होती है और उनके क्या क्या स्टेप्स हैं जब भर्ती के कि किस तरह से होगी। देखिए, भारतीय वायुसेना के अंदर में एक तो कमीशनड अफसर्स होते हैं, उसमें उनके डिफरेंट फील्ड्स हैं, टेक्निकल भी है उनके अंदर में, और इंजीनियर्स हैं उनके अंदर में, मेट्रोलॉजिकल है उनके अंदर में, और भी बहुत सारे। लेकिन हम बात करेंगे आज एयरमैन भर्ती की, कि एयरमैन भर्ती होती है और एयरमैन भर्ती के लिए क्या क्या फील्ड्स हैं, क्या क्या उनके दायरे हैं, क्या क्या उनके ट्रेड्स हैं और क्या क्या स्टेप्स होते हैं भर्ती के लिए। ये नहीं होता कि आज आप गए और भर्ती हो गई, नहीं, वो नहीं है इसके अंदर में। इसके अंदर में क्या, इसके अंदर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भर्ती निकालती रहती है। साल में 2 बार निकलती है जनरली, और बाकी एज पर रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि कितनी वैकेंसी खाली हुई हैं हमारे पास, कितनी खाली नहीं हुई, उसके हिसाब से भर्ती हो सकता है। 2 बार भी निकल जाती है कभी कभी, लेकिन साल में 1 बार तो निकलती है। अब जो हम भर्ती का देखते हैं तो उसके अंदर में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है टेक्निकल स्ट्रीम और एक आती है नॉन टेक्निकल स्ट्रीम। 2 स्ट्रीम है इसकी। टेक्निकल के अंदर में जितने फिटर्स हैं वो होते हैं जो टेक्निकल काम करते हैं। नॉन टेक्निकल में जनरली होते हैं आपके क्लरिकल लोग, जो क्लर्क का काम करते हैं। अब इसमें हम किस ट्रेड में जाएं, कौन सा ट्रेड अच्छा है, कौन सा ट्रेड थोड़ा सा डाउन है, तो मैं ये कहूँगा कि सर्विसेज के अंदर में कोई भी ट्रेड कम नहीं है, कोई भी ट्रेड बुरा नहीं है और कोई भी ट्रेड सबसे बढ़िया नहीं है। सारे ही बराबर हैं, सभी की अपनी अपनी गरिमा है, सभी का अपना अपना स्टेटस है। तो सभी ट्रेड बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है वहाँ पर। सभी को सैलरी भी लगभग एक जैसी मिलती है, कुछ अलाउंसेज हैं जो भी डिफ़र करते हैं। तो टेक्निकल के अंदर में अगर हम बात करें तो इसके अंदर 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये कंपलसरी होता है, और नॉन टेक्निकल के अंदर में 10+2 चाहिए। इसके अंदर भी अगर आप 10 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हैं तो इट्स वेरी नाइस। अदरवाइज़ वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि किस में क्या चाहिए होता, क्या नहीं चाहिए होता, लेकिन इसके अंदर मैथ कंपलसरी होता है। अभी जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं उसके अंदर में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो जस्ट 12 पास करके आते हैं, क्योंकि इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट इज़ 10+2। तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम कौन से ट्रेड के अंदर करें या ये ट्रेड कौन सा है, तो मैं वो बताऊँगा आपको। देखिए, टेक्निकल ट्रेड के अंदर में होता है इंजन फिटर, जो कि जहाज़ के इंजन के मरम्मत वगैरह का कार्य करता है, वो होता है। एक होता है रडार फिटर, जो कि जहाज़ के या ज़मीन के ऊपर में जो रडार होता है उसकी रिपेयर का कार्य इनका होता है। एक होता है रेडियो फिटर,
जो कि रेडियो कम्युनिकेशन हमारा सिस्टम है वो उसको देखते हैं। एक होता है एमटी फिटर का मतलब मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट फिटर, जो हमारी गाड़ियाँ हैं उनको देखते हैं, उनके रिपेयर को देखते हैं वो। एक होता है इलेक्ट्रिक फिटर, जो हमारे बिजली वगैरह के जो जनरेटर हैं या और कई सारे सिस्टम है बिजली से चलने वाले, उन सारी चीज़ों को वो देखते हैं। मिसाइल फिटर्स होते हैं जो कि मिसाइलों की देखभाल करते हैं, और कई सारे इसमें ऐसे ट्रेड हैं। तो ये रहे आपके कुछ टेक्निकल ट्रेड के। अब आता है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल जनरली इसमें सारे क्लर्क्स होते हैं। सभी क्लर्क्स के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग नाम हैं। जिस तरह क्लर्क जीडी है, एसी जीडी, इक्विपमेंट असिस्टेंट, जीटीआई, पुलिस, क्लर्क ईए, क्लर्क पीए, ये इसके अंदर में और एक एमटीडी मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ये ड्राइवर होते हैं। ड्राइवर को आप इस तरह से ना लें कि जिस तरह बाहर में ड्राइवर्स होते हैं जो कि गाड़ी वगैरह चलाते हैं या कुछ करते हैं, वो नहीं। देखिए ड्राइवर हैं लेकिन इनका स्टेटस बिल्कुल अलग है। एक सिपाही का स्टेटस इनका होता है, जिस तरह बाकी लोग हैं उनका अपना वही स्टेटस है, कोई फ़र्क नहीं इसके अंदर में। एक होता है मेडिकल, जो मेडिकल असिस्टेंट होते हैं या नर्सिंग असिस्टेंट, आप जनरली आर्मी में या जनरली लोग जानते हैं नर्सिंग असिस्टेंट। इसके अंदर भी +2 की रिक्वायरमेंट होती है क्वालिफिकेशन की। लेकिन इसमें से कोई भी ट्रेड आप चूज़ नहीं कर सकते, पिक नहीं कर सकते कि मेरे को पर्टिकुलर यही चाहिए। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेड्स हैं, ये जब हम टेक्निकल या नॉन टेक्निकल उसके अंदर में एडवर्टाइजमेंट के अंदर में ये आता है, तो उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ होती हैं कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। अभी बाकी जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई किस ट्रेड में कितने लोग जाने हैं या किस ट्रेड में कितने लोगों की भर्ती निकली है, ये सब अंदर की बातें होती हैं। इसको एयरफोर्स कभी भी जाहिर नहीं करती कि किस ट्रेड के अंदर हम ले रहे हैं। तो एक छिपी हुई चीज़ें होती है, गवर्नमेंट एयरफोर्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स है, वो कभी भी इसको पब्लिश नहीं करते। तो आपको मैंने मोटा मोटा बताया कि टेक्निकल अगर है कोई ट्रेड या टेक्निकल की भर्ती निकली है तो उसमें ये ट्रेड हो सकते हैं, और जो नॉन टेक्निकल है उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। दूसरा एक आता है इसमें म्यूजिशियन। म्यूजिशियन का मतलब होता है जो आपने आरडी परेड देखी होगी या 15 अगस्त की परेड देखी होगी या एयरफोर्स डे में आपने देखा होगा, उसमें म्यूजिशियन होते हैं। और म्यूजिशियन के लिए आवश्यक है कि आपको किसी के इंस्ट्रूमेंट में महारत हासिल हो, वो होते हैं म्यूजिशियन। एक आता है इसमें एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, जो कि वायुसेना के अंदर में अध्यापक का कार्य करते हैं। मतलब जनरल अध्यापक नहीं, वो सिर्फ एयरफोर्स को ही पढ़ाते हैं, एयरफोर्स के जवानों को ही पढ़ाते हैं। वो जनरली जो सर्विस का लॉ पढ़ाते हैं, सर्विस के बारे में और जानकारियाँ देते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ाते हैं आपको। बहुत सारे कार्य हैं उनके। एग्ज़ाम जब होते हैं जिस जिस तरह से अलग अलग स्टेज के एग्ज़ाम होते हैं, वो उनको भी पढ़ाते हैं उसके अंदर। अब बात आती है कि भर्ती के तरीके क्या क्या हैं, कैसे क्या, मतलब पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा। एजुकेशन का मैंने आपको बताया 10+2 चाहिए। इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है, एक मेडिकल एग्ज़ाम होता, फिजिकल एग्ज़ाम होता है और मेडिकल होता है। रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर में आपको 12+2 स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ होता है, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, मतलब साइंस, मैथ एंड इंग्लिश। और इसका मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होता है कि किस भाषा के अंदर में होंगे, वो इंग्लिश होता है। तो इसलिए आपकी पकड़ अंग्रेजी में होनी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश में हों, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यू कैन अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, ये ज़रूरी है इसके अंदर। तो ये चीज़ें, इसके ये स्टेप्स हैं। अब इनके अंदर में रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या आता है, देखिए मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें अलग भी मिल सकती हैं एग्ज़ाम के अंदर, ये नहीं कि मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। मेरा आइडिया है आपको बताने का ये है सिर्फ कि आपको एक आइडिया रहे कि अगर हम भारतीय वायुसेना के अंदर भर्ती होने के लिए जा रहे हैं तो उसके एग्ज़ाम में क्या क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें आपने मार्केट में देखी होंगी, ये भी आता, वो भी आता, वो नहीं, वो कुछ नहीं। वो सिर्फ एक अपना बिजनेस चलाने के लिए वो लोग बताते हैं। आप कहीं ना जाएं, सिर्फ अपनी जो आपके 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई है, सिर्फ आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और 12th स्टैंडर्ड के बाहर का किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस है या इंग्लिश है, कुछ भी आपको 12th स्टैंडर्ड के बाहर का नहीं आएगा। जो भी आएगा वो आपको 12वीं क्लास तक के स्टैंडर्ड की चीज़ें आएंगी पूछने के लिए। इंग्लिश में आपको ग्रामर आ जाएगा, ऐसे राइटिंग आएगा, पैसेज आएगा, आपको
क्वेश्चन आंसर आएंगे, पैराग्राफ दिया होगा उसमें क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन है, इनका आप आंसर इसमें छांट करके आप लिखिए। मैथ के अंदर में आपको अर्थमेटिक्स, एलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, इनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है। तो इसका मतलब आपकी इन चीज़ों पर पकड़ होनी आवश्यक है। अब एक पेपर बचता है साइंस का। साइंस के अंदर में आपको लाइट भी पूछ सकते हैं, डिस्टेंस का पूछ सकते हैं, आपको स्पीड पूछ सकते हैं, आपको शेप्स दे देते हैं कि कुछ बना करके कि कुछ शेप बनी हुई है, इसमें कौन सी अलग है आप वो बताइए। और इसमें आता है आपको जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जो अभी चल रहा है उसमें, मतलब इसमें से सीधा सा है कि क्या आपको जनरल अवेयरनेस भी है या नहीं अपने देश में या अपने आसपास में जो हो के देश में क्या हो रहा है, वो चीज़ आती है। फिर आता है इसके अंदर में मेडिकल के स्टैंडर्ड्स एयरफोर्स के अपने हैं, वो अपने भिन्न भिन्न तरीके के उससे आपको एग्जामिन करते हैं। मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि वो क्या क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो एयरफोर्स का अपना पैरामीटर है उसके हिसाब से आपकी हाइट कितनी है, चेस्ट, वेट, आपकी आईसाइट, आपके सुनने की क्षमता, आप फिजिकली फिट हैं, कहीं कट वगैरह का निशान नहीं होना चाहिए आपके शरीर पर, कोई आपके शरीर का हिस्सा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जरूरी जो कि आज समाज में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग अपने शरीर पर टैटू गुदवा लेते हैं। वो जो टैटू है, अगर आपके शरीर पर कहीं भी टैटू बना हुआ है तो आपका रिजेक्शन समझ लिया कि कन्फर्म है। वो किसी भी टैटू जो शरीर में बनाते हैं उनको परमिट नहीं करते। उसका कारण ये होता है, आप किसी भी चाहे धर्म से हैं, चाहे कुछ भी, आपके चाहे कुछ भी फीलिंग किसी भी वजह से आपने टैटू बनवाया हो, बट अगर ऐसा है तो वो आपको मेडिकल में पास नहीं करेंगे, हम आपको हमेशा के लिए वो अनफिट कर देते हैं। उसका कारण क्या होता है कि युद्ध क्षेत्र के अंदर में अगर आपका टैटू लगा हुआ तो उससे दुश्मन आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है या किस कम्युनिटी से आता है, तो इसलिए टैटू वगैरह अलाउ नहीं होते हैं। अब आता है अगला स्टेप इंटरव्यू का। इंटरव्यू में 4 या 4 से ज़्यादा अधिकारी होते हैं, कमीशन रैंक के लोग होते हैं, सभी अफसर्स होते हैं। इनमें एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि आपके जो मन की उस वक्त जो आपके मन में चल रहा है, घबराहट है या आपको अपने ऊपर में कितना कॉन्फिडेंस है या आप किस ढंग से जवाब दे रहे हैं सवालों का, आप घबरा तो नहीं रहे या कहीं आप इस तरह से सूट तो नहीं कर रहे हैं सवालों का जवाब, वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। बाकी आपसे सवाल जवाब पूछते हैं। उन सवाल जवाबों के अंदर में सबसे पहले तो वो पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेशन आप दीजिए कि आप कौन है, क्या है, क्या नहीं है। आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं वो कि अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को डिफेंस सर्विसेज में लेने से पहले ज़रूरी होता है कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड का भी हमको पता रहे, मोटा मोटा कि ये किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। दूसरा, वो आपसे आपके एजुकेशन भी पूछ सकते हैं कि आपने ये एजुकेशन, जिस एजुकेशन के द्वारा आप यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं, +2 का स्टैंडर्ड, ये आपने कहाँ से किया है, लोकेशन कहाँ है, स्कूल का नाम क्या है, आदि आदि इत्यादि, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर में। देन दे आस्क यू अबाउट द करंट अफेयर्स, करंटली व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर कंट्री, इन योर सराउंडिंग्स, उसके ऊपर पूछ लेते हैं। तो ये सब पूछने के बाद में जब ये सब हो जाता है फिर लगती है एक मेरिट लिस्ट। देखिए, मेरिट लिस्ट इसलिए लगाई जाती है, और जब मेरिट लिस्ट क्या होता है, मान लिया कि 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 100 के 100 इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, मतलब उनका रिटन एग्ज़ाम हो गया है, उनका फिजिकल हो गया है, उनका मेडिकल भी हो गया है, उनका इंटरव्यू भी हो गया है। अब इतना सारा करने के बाद में मतलब कुछ रिटन में फेल हो गए, उनको हल्का हटा दिया, कुछ मेडिकल में फेल हुए उनको हटा दिया, कुछ फिजिकल में फेल हुए उनको हटा दिया, लास्ट में इंटरव्यू में आने तक, इंटरव्यू होने तक, और हो सकता है कुछ इंटरव्यू में भी बच्चे निकाल दिए जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं दैट वी शुड नॉट डिस्कस हियर। वो जो इंटरव्यूइंग अथॉरिटी होती है वो उनका अपना विवेक अधिकार क्षेत्र होता है। जब इंटरव्यू होने के बाद में मान लिया 100 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए, अब 100 बच्चों की वो मेरिट बनाते हैं, और 100 बच्चे सेलेक्ट होने के बाद में फॉर एन एग्जाम्पल आप ये मान के चलिए कि 80 बच्चों की ही रिक्वायरमेंट है, मतलब वो जो भर्ती निकली वो सिर्फ 80 पदों के लिए निकली है। अभी वो क्या काम करते हैं कि वो एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट इस तरह बनाते हैं कि जो आपने
रिटर्न के अंदर में या फिजिकल के अंदर में जो आपने नंबर अर्जित किए, स्पेशली जो काउंट करते हैं रिटर्न एग्ज़ाम का। तो रिटर्न एग्ज़ाम में जो आपने नंबर किए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब सबसे पहले ऊपर सबसे हाईएस्ट नंबर, फिर उसका कम, फिर उसका कम, फिर उसका कम, फिर उसका कम। इस तरह से करते हुए ये लिस्ट बनती है, उसको कहते हैं हम मेरिट लिस्ट। उस मेरिट लिस्ट के अंदर मान लिया कि हमें 80 की रिक्वायरमेंट है, 100 बच्चे पास हुए हैं, तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर वो लिस्ट लगाई जाती है। उसके बाद में जो शुरू के 80 हैं, क्यों हमको रिक्वायरमेंट तो 80 की है केवल, तो हम सिर्फ ऊपर से नीचे आएंगे और 80 बच्चे जो ऊपर से नीचे तक 80 हैं उनको ले लेते हैं और लास्ट के 20 बच्चों को हम हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ज़रूरत ही 80 बच्चों की है और हम 80 वो लेंगे जो कि सबसे अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। 80 लिए, 80 लेने के बाद में अब ये अगला सवाल आता है कि वो ट्रेनिंग के लिए कब जाते हैं। 80 बच्चे लेने के बाद में उनको बोल देते हैं कि ठीक है, मेरिट लिस्ट लगा देते हैं वो कि आपको सूचित किया जाएगा कि कब कब आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है। ये क्यों होता है ऐसा? इसमें ये होता है कि ट्रेनिंग सेंटर में, किस ट्रेनिंग सेंटर में, इसके कई सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, किस ट्रेनिंग सेंटर में कब कब कितनी कितनी जगह है। क्योंकि देखिए जो बच्चे जा रहे हैं उनको भी एक्यूमुलेट करने के लिए जगह की आवश्यकता होती है, तो उसके अंदर में ट्रेनिंग सेंटर में कितनी जगह है उस हिसाब से भी टाइमली वो भेजते रहते हैं। सभी डिफरेंट ट्रेड के अनुसार जो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है वो उसके हिसाब से उनको डिफरेंट या जहाँ जहाँ उन ट्रेडों की ट्रेनिंग होती है वहाँ पर उनको भेजते रहते हैं। अभी सवाल ये आता है कि मान लिया कोई बच्चा, इसमें जैसे उम्र की लिमिट हम मान के चलें 24 साल हम एक मान रहे हैं, और ट्रेनिंग पर जाते वक्त उसकी उम्र 24 को क्रॉस कर जाती है, तब कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि अब हम भर्ती नहीं हो पाएंगे या हमारा चयन रद्द कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एज काउंट होती है द डे यू हैव अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम, मतलब जिस दिन आप एग्ज़ाम के अंदर में अपीयर हुए हैं या उत्तीर्ण हो रहे हैं, वो डेट, वो तारीख आपकी भर्ती की तारीख मानी जाएगी। अगर ट्रेनिंग के लिए जाते वक्त आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो इस वजह से आपको निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की डेट जिस दिन आपने एग्ज़ाम दिया है उस दिन ही काउंट होगी। अब हर एक का ट्रेनिंग पीरियड अपना अपना अलग अलग होता है और किसका कितना है क्या है वो एक अलग चीज़ रही है। तो ये मुख्यतः मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो कि भारतीय वायुसेना में भर्ती होने पर हमको जाननी आवश्यक होती हैं। मेरे सभी से निवेदन ये है, जितने बच्चे हैं, कोई भी बच्चा किसी भी बहकावे में ना आए, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। आपकी पढ़ाई ही सबसे ज़्यादा आवश्यक है वहाँ पर। दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, जिस तरह से हम स्कूलों में देखते हैं कि हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो अगले वाले बच्चे का हम देख लेते हैं इस तरह उछक करके ना, अगर वो आपने किया या आपने नकल करते हुए आप पकड़े गए, चाहे तो बाजू वाले की नकल या आप नकल करने का कुछ मटेरियल साथ लेकर के आए, तब आपको तुरंत ही एग्ज़ाम से निकाल दिया जाएगा और किसी भी कंडीशन में आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा और हमेशा के लिए आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा उसके लिए, पहला। दूसरा, आप ये ना सोचें कि कोई नहीं देखता, वहाँ पर इन्विजिलेटर्स होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो देखते रहते हैं इन चीज़ों को, तो इसलिए आप चौकन ना रहें, नकल करने की बिल्कुल भी आप कोशिश ना करें। आप अगर आपकी पढ़ाई आपने अच्छी की है तो आपको उत्तीर्ण होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, कुछ नहीं चलता, आप वहाँ लोगों को धोखा नहीं दे सकते। तो इसलिए अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए। कुछ भी चीज़ आपको +2 स्टैंडर्ड से बाहर की नहीं आएगी, सब कुछ +2 के स्टैंडर्ड का ही आता है। बस मेरे को आपको यही बताना था। धन्यवाद बहुत बहुत। अगले वीडियो में आपको अगली सर्विसेज के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।